Now, next example. A planet revolves about the sun in elliptical orbit. The aerial velocity, जिसे हम बोलते हैं dA/dt, of the planet is 4 into 10 raised to power 16 meter square per second. The least distance between planet and the sun is 2 into 10 raised to power 12 meter. Then the maximum speed of the planet is इन किलोमीटर पर सेकेंड. दैट मीन आपको किलोमीटर पर सेकेंड में आंसर लीव करना है. ऑप्शन देखिए 10, 20, 40 एंड फोर्थ नन ऑफ दीज. सॉल्यूशन क्या आता है? एज यू नो, अकॉर्डिंग टू द केपलर्स सेकंड लॉ विच इज लॉ ऑफ एरिया, एरियल स्पीड must be constant for a planet particularly revolving around a particular sun. That means dA/dt equals to, ये मैंने आपको याद कराया था, L/2m. और मैंने ये भी कहा था जब ये फॉर्मूला काम नहीं आए तब अगले स्टेप पे आए. L की वैल्यू mvr रखिए, m से m कैंसिल, vr/2. नाउ आपसे स्पीड पूछी गई है और एक डिस्टेंस भी दी गई है. ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम का मीन्स क्या है? यहाँ लीस्ट डिस्टेंस भी है और मैक्सिमम स्पीड पूछी है. ध्यान से देखिए, dA/dt आपको दे रखा है, v आपसे पूछा है, r आपको निकालना है. 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू dA/dt, v निकालने के लिए r डिवाइड कर दिया. अब ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, dA/dt आपका कांस्टेंट होता है, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर प्लैनेट. तो आप देख सकते हैं जब r कम होगा तो v ज्यादा होगा. आपसे v मैक्स पूछा है तो आपको यहां रखना होगा r मिनिमम, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और सिंस लीस्ट डिस्टेंस या r मिनिमम आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻12, वो वैल्यू मैंने रख दी. ऊपर न्यूमरेटर में 2 इंटू एरियल स्पीड, तो 2 इंटू एरियल स्पीड भी आपको दी हुई है. आप यूनिट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एरिया का फ्लो रेट, यू कैन से एरिया अपॉन टाइम, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड आपको यूनिट दी हुई है. ये वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, दैट द माइंड. आपको आंसर किलोमीटर पर सेकंड में छोड़ना है. तो 10⁻³ पावर को मैंने मीटर के साथ रखा, वो बन गया किलोमीटर, और एक जीरो को मैंने रखा 4 के साथ. तो 4 जीरो में से 3 जीरो किलोमीटर बन गई, एक जीरो 4 के साथ 40 हो गया. तो आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर 3, 40. ओके, नाउ अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है अगले एग्जांपल में अगेन अराउंड द सन, और आपसे कुछ कॉन्स्टेंट्स पूछे गए हैं और पूछा गया है राइट और रॉन्ग आइडेंटिफाई कर. लेट्स सी, बॉडी देखते हैं एग्जांपल में. एक प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. लास्ट क्वेश्चन की भी फर्स्ट लाइन यही थी, प्लेनेट बी. ओके, लाइक दिस सन. नाउ फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट. पहला, इसके लिए फॉर दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. लीनियर मोमेंटम of planet is conserved. Second, angular momentum of planet is conserved. Third, mechanical energy of planet is conserved. Fourth, torque of planet
about the sun is 0. ओके, इनमें से गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है। याद दीजिए, एज यू नो केपलर सेकंड लॉ बोलता है एंगुलर मोमेंटम प्लेनेट का कंजर्व रहता है, ये आप पढ़ चुके हो, एल कांस्टेंट। मैंने कहा भी था आपसे कि केपलर्स का सेकंड लॉ दैट इज लॉ ऑफ एरिया इज इक्विवेलेंट टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन हमें वो चूज करना है जो इनकरेक्ट है। तो पहले जो स्टेटमेंट सही है उनको देख लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, आप सोचिए मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, राइट। यदि मैकेनिकल एनर्जी दोनों का एडिशन, काइनेटिक और पोटेंशियल का एडिशन मैकेनिकल एनर्जी, यदि इस प्लेनेट की मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगी, ओके, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, माइनस GMM अपॉन, जिसको हमने E से रिप्रेजेंट किया था या टोटल एनर्जी से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, दो ही एनर्जी है, पोटेंशियल और काइनेटिक, वो था माइनस GMM अपॉन 2R। तो आप देख सकते हैं कि यदि टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज कैसे होगी, मासेस तो चेंज होने से रहे, दैट मीन R चेंज होना चाहिए, ओके। तो यू कैन से कि यहां इस सन, ये जो R डिस्टेंस है एवरेज, यहां पे कौन सा स्मॉल r होता है, एवरेज। तो एक पर्टिकुलर पाथ के लिए R एवरेज अपन कांस्टेंट मानते हैं, ये हमने सैटेलाइट के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। तो ये एक इलिप्टिकल पाथ के अंदर हम R एवरेज कांस्टेंट मान लें, टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। और यू कैन से मैकेनिकल एनर्जी एक पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ओके। यहां ध्यान रखिए, ये वो R नहीं है जो हम सन से प्लैनेट के बीच में एक पर्टिकुलर इलिप्टिकल पाथ के लिए लेते हैं। एक्चुअली में ये R कौन सा है, R एवरेज, जो कि एक पर्टिकुलर पाथ के लिए, इलिप्टिकल पाथ के लिए हम कांस्टेंट मानते हैं। फॉर अ प्लैनेट, एक प्लैनेट के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। नाउ टॉक अबाउट द प्लैनेट, ये मैंने कहा भी था, यदि आप इस लाइन को मिलाओगे तो सन के रेस्पेक्ट में P पॉइंट कहां है, दैट वन, तो इसको आप R कैप या R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और प्लैनेट पर जो फोर्स लग रहा है वो कहां है, टुवर्ड्स सन, F। तो यदि आप R क्रॉस F निकालोगे, आया कुछ यार, कहा था मैंने, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर निकालोगे, टॉप वेक्टर, इट विल बी 0 वेक्टर। रीजन, दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, देखिए R वेक्टर इधर होगा, F इधर होगा, 180, और sin 180 की वैल्यू, क्रॉस में साइन आता है ना, sin 180 की वैल्यू 0, दैट मीन टॉप मस्ट बी 0। ये स्टेटमेंट भी सही है। और मैंने ये भी कहा था आपको शॉर्ट में याद रखिए कि सेंट्रल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। तो सेंट्रल फोर्सेस के टॉर्क हमेशा सेंटर के रेस्पेक्ट में 0 आते हैं, ओके। नाउ अब कौन सा बचा, लीनियर मोमेंटम। एज यू नो, जैसे जैसे प्लेनेट पास में आएगा, तो जब डिस्टेंस मिनिमम होती है प्लेनेट और सन के बीच में, तो स्पीड ज्यादा हो जाती है, और जब फर्देस्ट पॉइंट पर स्पीड मिनिमम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं जब स्पीड चेंज हो रही है तो लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम होता है m × v। दैट मीन ये स्टेटमेंट गलत है कि भाई लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। एक्चुअली में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता ही नहीं है। तो सही आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, 3 सही है, 1 गलत है, तो आप OMR में फर्स्ट ऑप्शन लिख के आएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन दे रहा हूं क्वेश्चन के अंदर, अगेन प्लेनेट की पाथ A एंड B, इनको मिलाने वाली मेजर एक्सिस, इसके एक फोकस पर सन, ओके। नाउ याद कीजिए, इसको हमने नाम दिया था पेरिहेलियन और वो था एफिलियन। नेक्स्ट आपसे पूछ जाएगा
for the planet revolving around the sun find the position where potential energy का magnitude is greater than kinetic energy का magnitude. Here U is potential energy and K is kinetic energy. पहला ऑप्शन at point A, second at point B, third at point A and B both, fourth none of these above. Right? Now अब आते हैं सॉल्यूशन पर। ध्यान दीजिए, हमसे पोटेंशियल और काइनेटिक के बीच में रिलेशन पूछा है, तो आप इंडिविजुअली देख सकते हैं कैप्लर्स के सेकंड लॉ से कि यहाँ स्पीड ज्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कम होती है। पोटेंशियल एनर्जी को भी ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं, बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे काइनेटिक एनर्जीज के बीच में रिलेशन नहीं पूछा है, आपको बोला है कि वो पॉइंट चूज करो जहां पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। तो सिंस आप यहां स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, सिंस टोटल एनर्जी इक्वल्स टू U प्लस K होता है एंड फॉर बाउंडेड सिस्टम, मैंने बताया था आपको बाउंडेड सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, तभी वो बाउंडेड सिस्टम हो। और क्या ये प्लैनेट सन के अराउंड बाउंडेड है? यस, implies that U plus K must be negative. Okay, implies that K less than minus U आएगा, कह सकते हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे भी आप रख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ध्यान दीजिए सिंस K ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब मुझे बताइए यदि K हमेशा पॉजिटिव है, राइट, यदि K हमेशा पॉजिटिव है तो क्या U को K में ऐड होकर जीरो होने के लिए U की वैल्यू विदाउट माइनस साइन K से बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए K है +10, ओके, तो U प्लस K नेगेटिव कब होगा? जब U की वैल्यू 10 से बड़ी, वो भी नेगेटिव में, दैट मीन -11, -12, एग्जांपल -12, -12 + 10 कीजिए, तब जाके नेगेटिव आएगा, राइट। और यू कैन से इंप्लाइज दैट K लेस देन आ गया -UK, ओके, आपने U को इधर शिफ्ट कर दिया। तो इस नंबर से यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इधर से देख लीजिए K सिंस K इज पॉजिटिव, therefore U मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होना चाहिए K के मैग्नीट्यूड से, और K का मैग्नीट्यूड यू कैन से K तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो U की वैल्यू जब जब K से बड़ी होगी मैग्नीट्यूड वाइज तभी ये नंबर नेगेटिव आएगा, दैट मीन U प्लस K तभी नेगेटिव आएगा। तो इट मीन्स ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ U ऑलवेज बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ K। बताइए A और B नहीं, सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर, क्योंकि टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम में और यू कैन से कि पूरे पाथ पर नेगेटिव होनी चाहिए बाउंडेड सिस्टम में, तो सारे पाथ पर मैग्नीट्यूड ऑफ U इज मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। थैंक यू।